बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। कहते हैं संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, उससे दो चार हाथ हर रोज करना पड़ता है। और जब संघर्ष करना हो तो क्यों ना कुछ हथियार हाथ में रखे जाए। हथियार जानकारियों के, कृषि जगत से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचाता है हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा के किसानों को बागवानी खेती के लिए दिया जा रहा है अनुदान। जोनल रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी समिति के सदस्यों ने किया चियांकी प्रत्यक्षण प्रक्षेत्र का दौरा। चना के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद GNG 1581। अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा के किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत बागवानी खेती के लिए विभिन्न उपयोगी अवयवों की स्थापना का लाभ ले सकते हैं। इनमें विभिन्न फल, फूल, सब्जी फसलों की खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, संरक्षित संरचना सहित कई सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। सभी अवयवों के लिए अलग अलग अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी कार्यालय लोहरदगा में 30 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। बीते दिनों जोनल रिसर्च एंड एक्सटेंशन एडवाइजरी समिति के सदस्यों ने पलामू स्थित चियांकी प्रत्यक्षण प्रक्षेत्र का दौरा किया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जोनल रिसर्च स्टेशन चियांकी में की जा रही धान की उन्नत किस्मों की खड़ी फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने धान की खेती के प्रयोग और परिणाम पर चर्चा की। राज्य के जो किसान सब्जी फसलों का बिचड़ा तैयार करने के लिए नर्सरी लगाना चाहते हैं, वे कुछ खास बातों पर ध्यान दें। नर्सरी की जमीन उपजाऊ हो, नर्सरी की जमीन अपने पास वाली जमीन से ऊंची हो और वहां दिन भर सूर्य प्रकाश आता हो, साथ ही सिंचाई की व्यवस्था हो। किसान भाइयों, खुले खेत में सब्जी का बिचड़ा तैयार करने के लिए क्यारी लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऊंची और उपजाऊ जमीन चुनें। नर्सरी की जमीन ऊंची होगी तो बारिश होने पर पानी जमने का खतरा नहीं होगा, वहां छाया नहीं होगी, दिन भर सूरज की रोशनी मिलेगी तो बढ़वार को बढ़त मिलेगी, साथ ही आसपास जल स्रोत होंगे तो सिंचाई की कमी नहीं होगी। किसान भाइयों को अगर पौधशाला की तैयारी करनी है, क्यारी लगाना है, तो उसके लिए ऐसी ज़मीन का चुनाव करना चाहिए जो इसकी भूमि काफ़ी उर्वर हो। इसके अलावा उस पर पूरे दिन अच्छा प्रकाश आता रहे। वो जो अन्य खेत है उससे ऊंचाई पे स्थित हो, जिससे जल जमाव की स्थिति उसमें ना पैदा होती हो। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी हालत में आसपास कोई सिंचाई का साधन जरूर हो। ऐसा ना हो कि सिंचाई का साधन ना हो, अन्यथा उनको सिंचाई में दिक्कत होगी। किसान भाइयों, आप चना की खेती करना चाहते हैं तो 15 नवंबर से पहले बुआई का काम पूरा कर लें। बुआई में 70 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। चना के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चयन करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। झारखंड के लिए चना की उपयुक्त प्रभेद है आपको GNG 1581 या पूसा 50-053 या जो है काग 2, या आप जो है लगा सकते हैं साखी 9218 या आप जो है पूसा 372। तो तमाम तरह की अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं बाज़ार में, आप उसको लें और उसमें आप जो है अच्छे ढंग से उसका चुनाव करके लगाएं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने और खड़ी फसल की निकाई गुड़ाई करने के लिए कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता ले सकते हैं। कल्टीवेटर की कार्य क्षमता 1 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में लगने वाले अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, टमाटर फसल को अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब या कैप्टन दवा का उपयोग करें। इस दवा की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव कर सकते हैं।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हमारे जो पशुपालक किसान हैं वो अपने पशुधन का अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बीमारियां लग जाती हैं। कैसे करें हम अपने स्वस्थ पशु और बीमार पशु की पहचान, कैसे करें उनकी देखभाल, पूरी जानकारी इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पे हैं पंकज सेठ जी, और इनसे जानेंगे कि स्वस्थ पशुओं की पहचान कैसे करें और उनके रोग जो होते हैं उनसे निदान कैसे पाएं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे किसान भाई जो हैं, हमारे पशुपालक जो किसान हैं, उनमें बहुत सारे पशु पालते हैं, लेकिन उनको जो पहचानने की क्षमता है वो नहीं होती है। उनके पशु कब बीमार है, कब स्वस्थ है, ये देख रेख नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या लक्षण है और क्या उपाय हैं? बिल्कुल। किसान भाई, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक अहम योगदान रख रहा है, और ख़ास करके अतिरिक्त आय के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुपालन एक बहुत ही बहुआयामी रोल अदा कर रहा है। तो पशुपालन में पशुओं का स्वास्थ्य की पहचान का अति आवश्यक है, और ख़ास करके अगर हम लोग देखें तो पशुओं का जो शारीरिक तापमान है, उसका नाड़ी का गति है, श्वास का गति है, इसका पहचान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक पड़ता है। अगर हम लोग देखें कि स्वस्थ पशु का पहचान कैसे किया जाए और जो रोगी पशु है उसका पहचान कैसे किया जाए, तो कुछ खास बातों पे ध्यान देने का ज़रूरत पड़ेगी। अगर जैसे कि सामान्य तौर पे उसका जो व्यवहार है, पशुओं का जो व्यवहार है, जो स्वस्थ पशु होंगे उसका सामान्य होगा, और जो रोगी पशु हो गया उसका व्यवहार बहुत ही असामान्य होगा, बेचैनी होगा, उसमें कभी कभी आक्रामक हो जाते हैं। उसके साथ ही अगर हम लोग आगे बढ़ें तो उसका जो एक्टिविटी है, जो जीवनशीलता हम लोग बोलते हैं, तो बहुत एक्टिव होगा। जो स्वस्थ पशु होगा बहुत एक्टिव होगा, और जो रोगी पशु होगा बहुत सुस्त होता है, एक किनारे बैठा हुआ रहेगा, झुंड से अलग हो जाएगा, झुंड में शामिल नहीं होना पसंद करता है। साथ ही अगर उसका त्वचा का देखें, बाहरी त्वचा, तो जो स्वस्थ पशु होगा बहुत ही चमकीला होगा, रोआं बहुत ही शानदार होगा और मुलायम होगा। लेकिन अगर रोगी पशु को देखें तो खास करके उसका जो रोआ होगा खड़ा हो जाता है खास बीमारियों में, और उसका त्वचा जब एकदम रूखापन हो जाता है। उसका आँख अगर देखें स्वस्थ पशु का, तो आँख एकदम चमकीला होगा, उज्जवल होगा, साफ होगा एकदम। लेकिन अगर रोगी पशु को देखें तो आँख धंसा हुआ मिलेगा, आँख चमकीला नहीं होगा, आँख में किच्ची मिलता है, जिसको हम लोग कीचड़ भी बोलते हैं, आँख का कीचड़ भी बोलते हैं, वो मिलता है। उसके साथ ही अगर हम लोग ये देखें उसका पखना का हम लोग देखें तो बहुत ही सामान्य होगा, लेकिन रोगी पशु का जो उसका पखना होगा, दस्त होगा, बहुत पतला होगा, साथ में कुट्टी भी आ जाता है और बदबूदार होगा। और उसके साथ ही अगर पशुओं का खाने का जो रुचि है, जो सामान्य होगा, स्वस्थ होगा, वो अच्छे तरीके से खा लेता है, पागुर अच्छा से कर लेता है। अगर हम लोग उसके पेट के ऊपर फ्लैंक कहते हैं, फ्लैंक के पास अगर हम लोग हाथ रखेंगे तो 1 मिनट में 3 से 4 बार का उसका एक उभार महसूस होगा। लेकिन अगर रोगी पशु को देखें तो वो पागुर करना बंद कर देता है, खाना एकदम बंद कर देता है, उसमें भूख लगने की क्षमता कमी हो जाती है, और अगर उसमें हाथ रखेंगे तो 1 से 2 बार ही उसमें उभार महसूस होता है। इसके अलावा अगर हम लोग उसका तापमान देखें तो तापमान, शारीरिक तापमान जो स्वस्थ पशु है वो सामान्य होगा, 100 से 102 के बीच में रहता है। और लेकिन अगर जो पशु रोग से ग्रसित हो गया, बीमारी हो गया है, तो उसका तापमान बहुत ही अधिक हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, और उसका श्वास भी बहुत तेज़ हो जाता है।
खास करके अगर हम लोग अढ़ैया बुखार जिसको हम लोग बोलते हैं तो बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि वो रोगी है। बहुत तेज़ उसका सांस का तेज़ी से घड़घड़ाहट के साथ वो आवाज़ करता है। उस तरह से अगर हम लोग देखें तो स्वस्थ पशु का जो आचार है, व्यवहार है, चाहे रहन है, वो झुंड में रहना पसंद करता है। साथ में खाने का जो रुचि है अच्छा रहता है, पागुर अच्छा करता है और उसका आँख स्वस्थ रहता है, चलने में एकदम सामान्य चाल चलता है। लेकिन अगर रोगी पशु का अगर देखें तो उसका चाल में गड़बड़ी होता है, ठीक से चल नहीं पाता है, तो ये रोगी पशु का पहचान है। अब हम जानना चाहेंगे कि जो रोगी पशु हैं और जो स्वस्थ पशु हैं उनके रख रखाव और खान पान में क्या बदलाव हमारे किसान भाई करेंगे? जो खास करके जो स्वस्थ पशु है उसको भी पहले ध्यान देना चाहिए कि अपने पशुपालन में स्वस्थ कैसे रखा जाए। तो पहला ही है कि समय समय पे टीकाकरण कर दें जिससे कि वो स्वस्थ रहे। साथ ही हर एक 3 से 4 महीने के बीच में कृमिनाशक दवा देना चाहिए जिससे कि परजीवी रोग प्रकोप नहीं हो पाएगा। और संतुलित आहार और स्वच्छ पानी पीने के लिए देना चाहिए जिससे कि पशु जो स्वस्थ होगा। और साथ ही जो रोगी पशु है उसको झुंड से अलग रखना चाहिए, अलग कमरा का व्यवस्था करना चाहिए और उसको जो दाना खाना है जो उसको अलग राशन देना चाहिए। गर्म पानी सुसुम सुसुम पानी पीने देना चाहिए। उसका जो बेडिंग मटेरियल है उसको बार बार बदलते रहना चाहिए और साथ ही जो उसका खाना है उसको संतुलित आहार देना है और हो सके तो उसको गर्म करके खाना देना चाहिए। तो मौसम के बदलाव पे भी क्या किसान भाई टीकाकरण करें या फिर टीकाकरण करने का कोई समय होता है? और दूसरी बात कि जो हमारे किसान भाई पशुपालक हैं वो दोनों में भेद कैसे बरते? जैसे गर्भवती पशु है उसको कैसा टीकाकरण कराना चाहिए या जो बच्चे दे दिए हैं उनका टीकाकरण कब कराना? बिल्कुल, जो पशुपालक भाई हैं वो टीकाकरण के समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो समय के अनुसार ही टीकाकरण करना चाहिए। जैसे कि अगर ठंडा का मौसम शुरू होने वाला है तो अभी हम लोग खुरहा चपका का टीकाकरण अवश्य कराएं अपने खास करके दुधारू पशुओं में। और जो बकरी पालक हैं उसमें बकरी में PPR का टीकाकरण जरूर कराएं। और ख़ास करके जो गर्भवती है जो अंतिम पड़ाव में गर्भधान के अंतिम पड़ाव में है तो उसमें टीकाकरण नहीं करें क्योंकि उसमें एबॉर्शन का चांस बढ़ जाता है। और गाभिन जो है उसको बच्चा देने के बाद 2 महीने के बाद ही हम लोग उसमें टीकाकरण करेंगे। और जो खास करके नवजात बच्चे हैं उसको 2 महीना के बाद हम लोग उसमें टीकाकरण करेंगे। लेकिन जो स्वस्थ खास करके जो पशुपालक हैं जो मवेशी बाज़ार में जाते हैं और उसको पशु खरीदना है तो कुछ खास बातों का ध्यान देना चाहिए। जब वो मवेशी बाज़ार में जाए तो पहला है कि व्यवहार पे उसका ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वो व्यवहार है। आक्रामक व्यवहार तो नहीं है, अगर आक्रामक व्यवहार है तो उस पशु का हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे। साथ में उसका चलने के लिए देखा जाएगा कि कुछ दूरी तक उसको चला के देखना चाहिए। अगर सामान्य चाल है तो उस पशु को खरीद सकते हैं। अगर चाल में असामान्य है, पैर में लड़खड़ाहट है तो उस पशु का हम लोग नहीं खरीदेंगे। आँख उसका देखेंगे, अगर आँख धंसा हुआ है, साफ़ सुथरा नहीं है, रोवां अगर खड़ा है, रुखरापन है त्वचा में, तो वैसे पशु का हम लोग खरीदारी नहीं करेंगे। तो किसान भाइयों, देखा हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें बताई कि कौन से पशु में कौन से लक्षण होंगे जिनसे रोग और निरोग दोनों आपको पहचान में आ जाएंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। सूरजमुखी, तीसी, कुसुम जैसे तिलहनी फसलें जो रबी के मौसम में होती हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाए, ये जानकारी इस कार्यक्रम में। आज हम लोग जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि रबी तिलहनी फसलों की खेती और उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज आए हुए हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो सस्य विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक हैं। हमारे किसान भाई को ये जानने की उत्सुकता होगी कि रबी तिलहनी फसल में कौन कौन सी रबी तिलहनी फसल आती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रबी का मौसम लगभग शुरू हो चुका है और तिलहन फसल पर अभी पूरे भारतवर्ष में इसका बहुत ज़्यादा फोकस है। क्यों फोकस है? क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी रिक्वायरमेंट है हमको एडिबल ऑयल का, जो खाद्य तेल है, इसका मुश्किल से हम लोग 42% हम लोग पूरा कर पाते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। तो ये करीब 58%, 58% इसकी जो है कि हम लोग बाहर से आयात करते हैं, जिस पर कि भारत सरकार करीब 75,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च कर रही है। ऐसे समय में भारत सरकार और झारखंड सरकार दोनों का ये रबी तिलहनी फसलों और तिलहन उत्पादन पर काफ़ी ज़्यादा जोर है।
खासकर अभी जो मौसम आ रहा है वो रबी का मौसम है, इसमें तिलहन फसल पर बहुत ज़्यादा जोर है। ये पूरे तिलहन फसल में अगर देखा जाए रबी और खरीफ दोनों मिला करके, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा तिलहन में सरसों, तोरिया, राई की खेती होती है। और इसके अलावा आप देखें तो तीसी की खेती होती है, और थोड़ा सा प्री रबी बोलिएगा तो इसमें आपको सरगुजा की खेती होती है। तो कुल मिलाकर के आपको मैं बताना चाहूँगा कि रबी में राई, सरसों और ये तोरिया और ये तीसी और सरगुजा, इसकी खेती झारखंड में सफलतापूर्वक की जा सकती है। और अभी जो मौसम जो खरीफ का मौसम जैसे ही ख़त्म हुआ, इसमें मुझे लगता है कि पूरे झारखंड के किसान भाई सरगुजा की खेती करना शुरू कर दिए होंगे। तो हमारे किसान भाई, क्या अभी उपयुक्त मौसम होगा सरगुजा लगाने का, और इसको लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे और कौन से इसकी प्रभेद होगी? जी, सरगुजा की खेती बहुत किसान भाई तो लगा चुके हैं, और जो नहीं लगा है वो भी जितना जल्दी हो सके अभी लगा दे, चूँकि ये बारिश बीच बीच में हो रही है। तो टाण ज़मीन में इसकी जो है कि 2-3 जुताई करके, और इसका जो है कि अगर लाइन में सोइंग करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लाइन में सोइंग करने से क्या है कि उसमें निकौनी और निकाई गुड़ाई अच्छा से हो सकता है और खरपतवार को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लगाने का तरीका जो है कि 2-3 जुताई करके खेत की, और इसकी लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए इसका बुआई करें। और कोशिश करें कि इसमें जो है कि खाद की मात्रा जो है कि बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। तो इसकी खाद की मात्रा जो है कि जो नाली निकालते हैं सोइंग करने के लिए, उस नाली में ही वो खाद की मात्रा आधी नाइट्रोजन की मात्रा, पूरी पोटास की मात्रा और पूरे फास्फोरस की मात्रा डाल करके बहुत ही अच्छी किस्में विकसित की गई है। जैसे कि इसमें बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2, बिरसा नाइजर 3 और पूजा, ये सब किस्में जो है कि काफ़ी पूरे हिंदुस्तान भर में ये हमारे यहाँ की किस्में जो है कि जो डेवलप की गई हैं वो प्रचलित हैं, और हमारे यहाँ झारखंड में इसकी खेती बड़ी सफलतापूर्वक और काफ़ी अच्छी उत्पादकता इसकी है हमारे यहाँ। लेकिन जो अभी बारिश की स्थिति है, इसमें अभी अक्टूबर में भी हम लोग कर सकते हैं, तो इसको सिंचाई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा रेजिडुअल मॉइस्चर है, जो मिट्टी में नमी बना हुआ है, इसी से ये फसल काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर ज़रूरत पड़े किसान भाइयों को कि अगर मान लेते हैं ड्राई स्पेल हो जाए, पानी एकदम बिल्कुल ही नहीं हो, उस कंडीशन में फ्लावरिंग, हाँ, तो फ्लावरिंग के समय इसमें एक सिंचाई अगर कर देते हैं तो इसकी खेती बहुत ही सफलतापूर्वक 5-6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये खरीफ और रबी के बीच में इसका प्रोडक्शन हो जाता है, और उससे समझिए कि एक दोहरी फसल किसान को मिल जाती है। एक और चीज़ बता रहे थे रबी तिलहनी फसल में तीसी का, जी, तो तीसी कब लगाएंगे और उसका कौन सा प्रभेद उपयुक्त होगा? देखिए, तीसी जो है कि तीसी से पहले अभी हम लोग तोरिया की बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों के परिप्रेक्ष्य में, हम उनकी बात कर रहे हैं। तोरिया जो है कि ये आपको सरगुजा और तोरिया जो है कि लगभग साथ लगता है। लेकिन जो किसान भाई जो झारखंड में आप देखेंगे अधिकतर प्रचलित ये है कि धान काटने के बाद किसान भाई ये सरसों या तोरिया या ये सब तिलहनी फसल को लगाते हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास टाण ज़मीन है, उनके लिए मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि तोरिया की फसल अगर वो लगाते हैं तुरंत, अब लगा दे, तोरिया की फसल लगाने का समय आ गया है, तो टाण ज़मीन में खेत की अच्छी तैयारी करके और उसको जो है कि पाटा दे के 30 सेंटीमीटर का लाइन निकाल करके तोरिया का बुआई करें। और तोरिया की फसल के लिए मैं सबसे उपयुक्त किस्म बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही प्रचलित किस्म है, PT 303 एक किस्म है, जो कि काफ़ी ये पुरानी किस्म है, लेकिन इसकी उत्पादकता अभी भी बरकरार है। इसके अलावे तपेश्वरी है, इसके अलावे आपका भवानी है, ये 2-3 किस्म जो है कि काफ़ी इसका परीक्षण किया गया है और झारखंड में इसकी खेती बड़ी सफलतापूर्वक की जाती है। और ये सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं कि 80 से 85 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। तो खेत खाली हो जाता है किसान भाई का, और उसमें अगर उनके पास सिंचाई की साधन है तो दूसरी फसल भी तोरिया काट करके लेट गेहूँ ले सकते हैं, या कोई और आलू लगा सकते हैं, कोई और भी फसल ले सकते हैं। तो ये बड़ा ही उपयुक्त है। अब अगर तोरिया की बात खत्म हो जाती है, इसके बाद अब सरसों का समय आता है। इसको बाद सरसों लगाएं। सरसों आप 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक लगाते हैं। और एक बात और आपको मैं तोरिया में बताना चाहूँगा कि धान कटने के बाद भी अगर 80-85 दिन की वैरायटी हमारे पास है, और किसान भाई जो अमूमन लगाते हैं तोरिया ही लगाते हैं, वो 110-115 दिन की वैरायटी नहीं लगाते हैं, तो उस कंडीशन में वो लेट में भी तोरिया लगाते हैं।
या लेट में अगर अर्ली मैच्योरिटी सरसों है हमारे पास, जैसे कि शिवानी यहाँ की वैरायटी डेवलप्ड है, तो लेट में शिवानी भी लगा सकते हैं। और जो टाइमली सोइंग कंडीशन है उसमें सरसों की जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बिरसा भाभा सरसों मस्टर्ड 1 करके एक वैरायटी डेवलप हुई है झारखंड सरकार से। ये अभी नोटिफिकेशन में है भारत सरकार के यहाँ। तो ये वैरायटी बहुत अच्छी है जो यहाँ से परीक्षण होकर यहीं इसके द्वारा विकसित किया गया, यहाँ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कोलाबोरेशन से। तो ये किस्म बड़ी अच्छी है। साहब, आप हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी तरह जानकारी दी है कि रबी तिलहनी फसल किस प्रकार से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप किसान भाइयों जोहार। तो तिलहनी की अच्छी फसल लेनी हो तो कैसे करें उसकी देखभाल, ये जानकारी आपने प्राप्त की। अगर आपके कुछ सवाल रह गए हो तो हमें अवश्य लिख भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।